7 जनवरी। वक्त रात के 11:30। करीबन 1 घंटे बाद जबल खान वापस उस तहखाने में कदम रख चुका था। वो 1 घंटा उन असीरों के लिए 1 सदी के बराबर था। वहाँ सर्दी थी, भूख थी, खौफ था, कपकपाहट थी। हर गुजरता लम्हा उन्हें अनदेखे शिकंजे में जकड़ रहा था। सोच सोच कर उनका दिमाग फट रहा था। कोई दुश्मनी, कोई अनाथ ऐसा नहीं था जिसकी बिना पे कोई उन्हें इस तरह अगवा कर लेता। बेराम और जबल खान के वापस आते ही जैसे उनकी जान में जान आई या फिर उनकी जान निकल गई, वो अंदाजा नहीं कर सके। मुझे आपके लीडर से बात करनी है। क्या आप उसे चुन सके हैं? वो उन सबके चेहरे बारी बारी देखते हुए बोला। मैं लीडर हूँ, मुझसे बात करो। कौन हो तुम? हम यहाँ क्यों हैं? सुल्तान के कहने पे वो कुर्सी को हाथ से खींचकर उसके एहन सामने ले आया। बेराम इस सारे वक्त में खामोश रहा था। हाथ में अजीब सी खुजली होने लगी थी। शुरू से शुरू करते हैं। उससे टांग पे टांग चढ़ाई, गर्दन सीधी ये सुल्तान को देखते वो अब बोलने को तैयार था। बज़ाहिर आप सब हमारे पास हैं, किडनैप्ड यू नो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको कोई नुकसान नहीं देंगे क्योंकि आप सबसे कोई दुश्मनी नहीं है। फिर मुझे अपने घर में देखा था क्या? शादान अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला। बहराम तैश से उसकी ओर बढ़ा, मगर जबल उसका हाथ पकड़ चुका था। साथ उसे धीरज रखने को कहा। घर की तरफ नहीं जाना चाहिए तुम्हें, वरना एक लड़की तुम्हारे साथ भी है। बहराम घुर्राया। अगर तुमने दोबारा उस लड़की को दरमियान में लाने की कोशिश की तो कोई मुहावमत, कोई टेबल टॉक नहीं होगी। सुल्तान का चेहरा सुर्ख हो गया था, मगर लहजा धीमा था। सुखरुख अब भी सुन थी, साकित शल। उसे अंदाजा हुआ कि 4 लड़कों के दरमियान वो अकेली थी और सबसे ज्यादा नुकसान उससे हो सकता था। बहराम खामोश रहो। तनबी पे वो ठहरी हो। तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो और ये कौन सी जगह है? साफ साफ बताओ। तुम्हारे अगले अल्फाज मेरा जवाब होने चाहिए। हसन बेहद तुर्शी से बोला। ये जावरगढ़ है। जावरगढ़ जानते हो ना? शहर नहीं, ये वो जगह है जो शहर से फासले पे है, पहाड़ों के अप में, दुनिया से छुपी हुई और आप जैसों ने छुपाई हुई। जबल धीरे धीरे से कह रहा था। बज़ाहिर यहाँ सब ठीक है, हुकूमत सब देती है, हकूक, वोट का हक, पानी, नौकरी, कारोबार की आज़ादी, पढ़ाई, सब। जो हमारे पास नहीं है वो हमारी ज़मीन है। जावरगढ़ सिटी की ज़मीन, स्काई हाई की ज़मीन, या फिर उस ज़मीन के बदले पैसा। वो धीरे धीरे बोल रहा था ताकि उसकी बात समझी जाए। तुम सब इस वक्त मुल्क के सबसे मशहूर लोग हो। सुल्तान सफदर, नौजवानों का महबूब लीडर। हसन सुल्तान, एक कामयाब दलेर और मसीहा बैरिस्टर। जबरीज शाहनवाज, एक माहिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सोशल वर्कर। सैयद शादान शाह, मुल्क के सबसे मशहूर एंकर पर्सन। वो बोलते बोलते रुका। वो जो हाथ उठा उठा कर निशानदेही करते वो बोल रहा था। जब ज़ुहरुफ की बारी आई तो उसका हाथ साकित हो गया। एक लम्हे के लिए आंखें भी और शायद दिल भी। अगले ही पल वो हर तासुर पे काबू पा गया। मिस वक्कार साहिबा तो इस वक्त मुल्क का हॉट टॉपिक है। आपके वालिद साहब के कातिलों के हमले ने आपको मशहूर कर दिया है। अगर तुम्हें लगता है मैं अपनी शोहरत को तुम्हारे हक में इस्तेमाल करूंगी तो तुम गलत हो। उसकी आवाज़ बैठी हुई मगर मजबूत थी। आंखों में खौफ था मगर सुर्खी भी। मैं आपके लीडर से बात करना चाहूँगा। वो सुल्तान की तरफ वापस मुड़ा। आप सबको एक फ़ोन दिया जाएगा। अपने घर वालों से कहें जवरगढ़ के मामले को मीडिया पे लाएं, तारीख दिलवाएं और केस जितवाएं। आप सब भी एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और हम उसे अपलोड कर देंगे। जो कि आपकी क्रेडिबिलिटी है तो मेरा ख्याल है हम नज़रों में आ जाएंगे। हमें हमारा हक मिलेगा, लोग हमें सुनेंगे। आपको बस हमारी आवाज़ बनना है, बस इतनी सी बात है। उम्मीद है किसी को इनकार नहीं होगा। हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, तुम लोग कोई विक्टिम नहीं हो। जबरीज सुल्तान से पहले बोला। सही कहा, हम विक्टिम नहीं हैं। जबल तलखीस से बोला। मैं ज़रा आपको याद दहानी करवा देता हूँ। जवरगढ़ की ज़मीन बेचकर इस सारे गांव ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि वो कंपनी साल के अंदर अंदर हमें डबल देने वाली थी। सो हर कोई राज़ी हो गया और कंपनी जवरगढ़ के दरमियान ये मुआहदा करवाने वाले कुछ अहम लोग थे, जिनमें जस्टिस समिया, ज़ुखरुफ की वालदा, एंकर पर्सन सैयद मुनव्वर शाह, शादान के वालिद, वज़ीर आला समी सफ्दर, सुल्तान के भाई और शाहनवाज दुरानी, जबरीज के वालिद शामिल थे। उससे हसन की तरफ देखा, आंखों में तरस था। तुम यहाँ सिर्फ इनके दोस्त होने की वजह से हो। तुम्हें एक बार फिर गैर ज़रूरी इजाफा हो। हसन खामोश रहा, कुछ बोल ना सका। प्लॉट ट्विस्ट ये है कि कंपनी का मालिक करोड़ों रुपए लेकर भाग गया। उन सब की सांसें एक पल के लिए अटक गई।
اور زاور کھڑ کی پیچی ہوئی زمین پہ اسکائی ہائی کی تعمیر شروع ہو گئی، ساتھ ساتھ کچھ اور پروجیکٹس بھی۔ لوگ پاگل ہونے لگے۔ ان کے لاکھوں کروڑ روپے جو انہوں نے چند قابل اعتبار لوگوں کے کہنے میں آ کر ایک کمپنی کو تھما دیے تھے، وہ غائب تھے۔ گاؤں کے سربراہ اور باقی لوگ کئی بار ان 5 لوگوں کے پاس گئے، مگر بے سود۔ کوئی ہماری آواز نہیں سنتا تھا۔ آج 15 سال گزر چکے ہیں اور ہم وہاں کے وہاں ہیں۔ اس لیے یا تو تم ہماری مدد کرو یا پھر ہم اپنے طریقے سے کروا لیں گے۔ جبل نے پوری روادات کہہ ڈالی۔ ان 5 لوگوں نے سوچنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگایا تھا اور نہ کہہ دیا تھا۔ زاور کھڑ بھاگی تھا۔ زاور کھڑ اسکائی ہائی میں ہونے والے حملے میں سینکڑوں لوگوں کا قاتل تھا، اور سب سے بڑھ کر زاور کھڑ جن لوگوں کے خلاف تھا وہ اقتدار میں تھے۔ کمپنی کا مالک وزیر اعظم کا بہنوئی تھا اور اسکائی ہائی کا مالک وزیر اعلیٰ تھا۔ کمپنی کے مالک کے بارے میں ساری دنیا جانتی تھی، وہ چور ہے اور اس وقت کینیڈا میں اربوں روپے کا کاروبار کر رہا ہے، مگر کوئی اس کے خلاف نہیں بولے گا۔ کسی کی اتنی جرأت؟ یعنی آپ سب ہماری مدد نہیں کریں گے؟ جبل گہری سانس بھرتے ہوئے بولا، البتہ مایوس نہیں تھا وہ۔ ٹھیک ہے پھر۔ شال کا پلو درست کرتے وہ اٹھا، بہرام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ دے آر آل یورز۔ وہ مسکرایا، عجیب سی جنونی مسکراہٹ۔ آئی ول سرو دیم ود آنر۔ وہ اسی پشتون لب لہجے میں بولا۔ خاتون، آپ میرے ساتھ آئیں گی؟ جبل چھوٹے چھوٹے قدم لیتا زخرف کی طرف آیا اور اس کے ہاتھوں میں بندھی رسیاں کھول دیں۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند پھرتی سے اٹھی اور پوری قوت سے ایک مکہ اس کے جبڑے پہ دے مارا۔ جبل ہان اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ زخرف نے اسی تیزی سے اس کے پیٹ پہ لات ماری اور ایک اور مکہ اس کی طرف بڑھایا جس سے وہ روک چکا تھا۔ ہر کوئی دم سادے ان دونوں کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ بہرام بھی۔ اس کے دونوں بازو اس کی پشت تک لے جاتے وہ اسے بری طرح پڑپڑانے پر مجبور کر گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں۔ بہرام جیسے ہوش میں آیا اور اس سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ واپس باندھ دیے۔ وہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، جو بات کرنی ہے یہاں مجھ سے کرو۔ سلطان بے بسی سے پڑپڑانے لگا تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ، چھوڑو اسے۔ جبل نے دھیرے سے زخرف کو آزاد کیا۔ یہ میرے ساتھ جائیں گی، یہاں تم میرے آرڈر سننے کے لیے ہو، میں تمہارے نہیں۔ وہ سلطان کے پاس آ کر رکا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ جانے کیوں ان دونوں کے درمیان اس ملاقات کے پہلے ہی گھنٹے رکاوٹ کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہاری خاطر تواضع کے لیے میرے خاندان کے کچھ مزید مرد یہاں آنا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے اتنے سارے مردوں میں تمہیں خاتون کی موجودگی کچھ خاص پسند نہیں آئے گی۔ تم اسے اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتے، مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے۔ وہ جھٹپٹایا، خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ تمہیں جو بات کرنی ہے یہاں کرو، وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اب کے زبریج بھی بولا تھا، شادان شاید حواسوں سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ تم جاؤ، ان کے اصول اور ضابطے میں درست کرتا ہوں۔ بہرام چلا کر بولا۔ ساتھ اوپر کھڑے اپنے ساتھیوں کو آوازیں دی، لے کر جاؤ اسے، یہ خون خرابہ دیکھ کر بے ہوش نہ ہو جائے۔ اس کے بس میں نہیں تھا دھکے دے کر اپنے بھائی کو نکالتا اور یہاں موجود لوگوں پہ اپنا ہاتھ صاف کرتا۔ اس کی ایک آواز سے سیڑھیوں سے اترتے کئی لوگ تہخانے کی طرف آئے۔ جبل نے گردن تیرچی کر کے زخرف کو دیکھا، ہلکی سرمائی آنکھیں گہری سرمائی آنکھوں سے ٹکرائیں، وہ آنکھیں نم تھیں۔ کچھ تھا جو جبل خان کے دل میں کھپ سا گیا، کوئی درد سا، کوئی سکون سا، ہمیشہ کے لیے۔ دوسری نظر مل چکی تھی اور اس کا دل پوری طرح جھکڑا چکا تھا۔ آپ چلیں گی خاتون، یہ مزید طاقت آزمائی کریں گی۔ وہ جواب دیتی کہ جبل نے شال کا پلو ہاتھ پہ لپیٹ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ زخرف سن ساکت اس کے ساتھ چلنے پہ مجبور ہو گئی۔ سلطان صفدر کے دل پہ جیسے کسی نے پیر رکھ دیا ہو، اس سے بے اختیار خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، گردن اٹھا کر اس اور دیکھنے کی کوشش کی جہاں سے وہ اسے لے کر گیا تھا، مگر آج سب لاک ہو گیا۔ بہرام خان اپنے ساتھیوں سمیت ان کے آگے کھڑا تھا۔ وہ شال اتار کر کرسی پہ رکھ رہا تھا، اس سے کف موڑے۔ اس کے ایک ساتھی نے ہاکی، ایک نے بلہ اٹھایا، کوئی چاقو اٹھا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی ملاقات ٹارچر روم میں تبدیل ہو چکی تھی۔ دہر کا یہ باپ ان کے لیے مشکلات کا انبار لے آیا تھا اور وہ 5 لوگ اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ 8 جنوری رات 1 بجے یہ ایک کشادہ اور گرم کمرہ تھا۔ آتش دان میں لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز آتی تھی۔ آتش دان کے آگے 2 صوفے رکھے تھے اور انہی صوفوں میں سے ایک پہ زخرف پیر سمیٹ کر بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ متورم اور آنکھوں میں ڈھیر ساری بے چینی۔ اس کے ہاتھ اب بھی اس کی پشت پہ بندھے ہوئے تھے۔ اسے یہاں سے جانا تھا، وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی۔ یہاں آ کر اسے گرماہٹ کا احساس ہوا تھا، مگر وہ تہخانے کی سردی، وہ خوف، وہ سائل ہونے کی بجائے بھڑا کر گیا تھا۔ وہاں سلطان تھا،
हसन था। वहाँ सब थे और यहाँ वो अकेली। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद तय आईने से अर्श तक जाती चीखें और कराहें उसका दिल सुकेड़ कर रख देती थी। वो चाहे लोग उसके दोस्तों को मार रहे थे, बहुत बुरी तरह मार रहे थे। उसके आंसू बहने लगे। बाजू छोड़ो, उसके बाजू पे गोली लगी है, बाजू छोड़ो। जबरीज के चिल्लाने की आवाज़ से उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वो दहल कर अपनी जगह से उठी। अभी आगे जाने को कदम बढ़ाते कि बाहर से जबल खान अंदर दाखिल हुआ। वो अपनी जगह थम गई। उसके साथ एक मुलाजिमा भी थी जिसके हाथ में ट्रे था। वो ट्रे मेज पे रखे पलट गई। उन्हें मत मारो, हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? वो रोने लगी थी। बाहर से आती आवाज़ें हर लम्हे तेज होती जा रही थीं। जबल ने एक नज़र उसे देखा, फिर दरवाजे को। उनकी आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं, प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ ये मत करो। अच्छा, आवाजें? वो जैसे सहूलत से बोला, फिर 2 कदम आगे बढ़ गया, दरवाजे को बंद कर दिया। अब नहीं आएंगी। धीरे से दरवाज़ा बंद करके वो पलटा। सुखरू फकार का सारा खून सिमट कर उसके चेहरे पे आ गया। वो इस वक्त किसी गैर मर्द के साथ थी। ओफ, बेहद छोटा लफ्ज़ था जो उसे इस वक्त महसूस हुआ। दरवाज़ा खोलो वरना आज मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर दूंगी। जबल असर लिए बगैर छोटे छोटे कदम लेता उसकी ओर बढ़ा चला आया। उसके हक में खड़े होकर उसके हाथ खोले। बैठ जाए खातून, हमने और आपने अभी बड़े मामला तय करने हैं। एक शान से वो उसके सामने वाले सोफे पे आकर बैठा। दरमियान में छोटी मेज थी और उसी मेज के साथ सुखरू के सब्ज जूते रखे थे, दागदार जूते। चाय या कहवा? वो कदरे झुक कर आगे को हुआ और ट्रे अपनी जानिब खिसकाते हुए कहा, मेरे दोस्तों को मुझे जाने दो। तुम्हारा मसला हम नहीं है। हमारे पेरेंट्स से घर वालों ने जो भी किया, तुम उसकी सजा हमें नहीं दे सकते। वो तेज से बोल रही थी। जबल खामोशी से केतली से चाय कप में उंडेलता रहा। तुम अनपढ़ हो, तुम गांव के रहने वाले हो, तुम्हें मालूम ही नहीं कि हम 4-5 लोगों के हाथ में कुछ नहीं। हमारी कौन सुनेगा? चीनी या शहद? वो उसके लेक्चर से अक्सर बेनियाजी से बोला, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम सब मामूली से लोग हैं। वो सोफे पे आगे को हुई। हाँ ठीक है, लोग हमें जानते हैं, हमारी सुनते हैं, लेकिन जावरखड़ बहुत बड़ा मामला है। अगर हम इसमें इन्वॉल्व हुए, पूरा मुल्क हमसे इख्तिलाफ करेगा, सारी दुनिया हमारे खिलाफ होगी और हम सब अपनी रेपुटेशन खो देंगे। हम बर्बाद हो जाएंगे, खत्म, फिनिश। उसकी आंखें दोबारा बहने लगी। उसे समझ न आया वो इस चीट आदमी को क्या और कैसे समझाए। तुम और तुम्हारे लोगों ने स्काई हाई पर जो हमला किया था, उसके बाद से कोई भी तुम्हें मजलूम नहीं समझता। तुम विक्टिम नहीं हो और जो तुम्हारे साथ खड़ा होगा वो विलेन होगा। ये भी ही है। उसने सब चाय का कप उसकी ओर बढ़ाया। हम इसे इन टिक्कियों के साथ पीते हैं, आप भी ट्राई करें। वो उसकी बात काट कर बोला, भी तो क्या? सुखरू ने कप उठाकर पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा। मारे बेबसी के वो कांप रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? वो हलक के बल ही। तुम लोगों ने मुल्क के आला ओहदेदारान और आम लोगों पे हमला किया, लोग मारे गए, तुम समझ रहे हो? तुम समझ भी रहे हो क्या हुआ है? आराम से बात करें, चीखने से आप मुझ पे दाग नहीं बिठा सकती। वो तहम्मुल से बोला। चेहरे के तासुरात अब भी बर्फ थे। स्काई हाई पे हमला हुआ, लोग मारे गए, इमारत को नुकसान पहुंचा, ये सब आपको किसने बताया? रिप्रेजेंटर्स ने। और वो कौन थे? वो लोग जो हमारा हक खा कर बैठे हैं, वो जिन्होंने हमारी जमीन, हमारा पैसा हत्या लिया। हम विलन नहीं थे, हम बस सादा थे। हम पे इल्जाम लगे और किसी ने उसकी तरदीद नहीं की, क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं थे। क्या सबूत न होने से इंसान गुनाहगार हो जाते हैं? उससे आंखें सुखरू की आंखों में गाड़े हुए एक सवाल किया। सुरमाई आंखों वाली लड़की ने गर्दन कड़ा ली। हाँ, हो जाते हैं। जिनके पास सबूत ना हो वो मुजरिम साबित हो जाते हैं। गलत कहा खातून। वो जख्मी मुस्कुराहट लिए आगे को हो। मुजरिम वो नहीं होते जिनके पास सबूत ना हो, मुजरिम वो होते हैं जिनके खिलाफ सबूत हो। हमारे खिलाफ किसी के पास क्या सबूत था? जुखरू वकार के ऊपर जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। वो बर्फ हो गई। क्या उनके पास कोई सबूत था? क्या मीडिया के पास कोई कवरेज थी? क्या जिन्होंने इल्जामात लगाए उनके लफ्जों में सदाकत थी? 15 साल पहले हमें खुशहाली के ख्वाब दिखाकर हमसे हमारी ज़मीन और पैसा लिया गया। अब आप हमसे ये मत कहिएगा कि हमने अपना पैसा और ज़मीनें क्यों दी। हर इंसान को खुशहाल मुस्तकबिल और अच्छे हाल की ख्वाहिश होती है। अगर मेरे लोगों को भी थी तो इसमें गलत क्या था? उसके लहजे में निरी मलामत थी।
मगर उस चीट वकील पे जैसे कोई असर ही ना हुआ। खोटे दिल, गलती, गलत इंसानों पे भरोसा करना था। वो चबा चबा कर बोली, गलत इंसान कौन थे? अगर आपको कोई जज उठकर कह दे कि इस केस के बाद आपको बड़ी अमारात मिलेंगी, ओहदा मिलेगा, तो क्या आप यकीन नहीं करेंगी? शायद ना करें, लेकिन अगर वो अपने साथ 4 मोजिज़ लोग लेकर आए तो आप भरोसा कर लेंगी। क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी होगी, क्योंकि वो सिस्टम में बैठे लोग हैं, क्योंकि वो कानूनदान है। हमारा कसूर ये नहीं था कि हमने किसी पे भरोसा किया। मकतूल से ये नहीं कहा जाता कि वो कातिल से कत्ल क्यों हुआ। मकतूल को इंसाफ दिलाया जाता है, वही इंसाफ जो हमें पिछले कई सालों से नहीं मिल रहा। अगर हम कसूरवार हैं भी तो कोई हमें फेयर ट्रायल क्यों नहीं देता? 15 साल और सिर्फ 3 तारीखें, 3 सुनवाइयाँ। ना जाने क्यों मगर उसके लहजे में तलखी खुल गई, रंज और मलाल भी। 15 साल एक लंबा अरसा होता है जबलहान। ये फैसला तुमने नहीं किया था, यकीनन तुम्हारे बड़ों ने किया होगा। तुम उन बड़ों की झोंकी हुई आग में खुद क्यों झोंक रहे हो? ये आग नहीं है, ये बगावत है, ये तोहफा है, ये गैरत है। मेरे दाजी ने मरते वक्त मुझे तोहफे में मेरे लोगों की जिम्मेदारी दी थी। मैं उनसे मुंह नहीं मोड़ सकता। ये ज़मीन हमारा इनाम है, मैं उसमें गैरों का हिस्सा नहीं निकाल सकता। वो लम्हे भर को खामोश हो। तोहफों की कदर की जाती है, कोई उनकी नाकदरी करे, उन्हें नुकसान पहुंचाए तो बुरा लगता है ना? ज़ुखरुफ उसे नहीं देख रही थी। वो यकटक शीशे की मेज़ के साथ रखे अपने मखमलीन सब्ज जूते देख रही थी। समातों में एक फिक्रा गूंज रहा था। तुम ये जूते पहनकर और ऊंची लगोगी ज़ुखरुफ। ये मेरा तोहफा है, इसकी कदर करना और करवाना। उसके बाप ने वफात से 1 माह कबल उसे ये जूते खरीद कर दिए थे और आज उन जूतों पे किसी के पैरों के दबाव की वजह से मिट्टी के बड़े बड़े धब्बे लग गए थे। शायद थोड़ा सा कचरा भी, वो साफ हो जाते मगर पहले जैसे नहीं। तुम सही कहते हो। उसकी आवाज़ हल्की थी, बेहद हल्की। कोई तोहफों की कदर ना करे। उसकी आंखों के आगे आंसू की बाढ़ आ गई। तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। सर हाथों में गिराए वो बेआवाज़ रोती गई। छोटे कटे बाल चेहरे के अतराफ में फैल गए। जबल ने उसके झुके हुए सर को देखा। वो उसकी कलाइयों पे बने जख्म को देख रहा था। कमरे में गूंजती उसकी सिसकियां सुन रहा था। आज से पहले जबल खान को किसी औरत के रोने से इतनी तकलीफ नहीं हुई थी। उससे मेज से रखा पानी का गिलास उठाया, अपनी शॉल के एक कोने पे पानी गिराया और यहाँ तक कि वो गीली हो गई। फिर उससे झुककर धीरे से उसका सब्ज जूता उठाकर अपने घुटने पे रखा और शॉल के गीले हिस्से से उन दागों को मिटाने की कोशिश करने लगा। कबीले का सरदार, गांव का सबसे मोजिस मर्द, अपनी शॉल से एक औरत के जूते साफ कर रहा था, बगैर माथे पे शिकन लाए, बगैर किसी हिचकिचाहट के। आतिशान ने दम साध लिया। दीवारें साकिन से उसे तकती रहीं। ज़ुखरुफ ने सर उठाया और थक से रह गई। ये तुम क्या कर रहे हो? उससे दहल कर अपना जूता उससे वापस लेना चाहा मगर उसकी गिरफ्त हल्की नहीं थी। तुम ये सब करके मेरा फैसला बदल नहीं सकते। मेरा दिल नहीं बदलेगा। काश अल्लाह ने इंसानों को दिल बदलने के इख्तियार दे रखे होते। वो बड़बड़ाया। ज़ुखरुफ ने एक बार फिर झपट कर अपना जूता लेना चाहा मगर नाकाम। अगर दिया होता तो क्या तुम ज़बर खड़ के लोगों के लिए मेरा दिल बदल देते? नहीं, उससे जिस तरह जूता उठाया था उसी तरह वापस भी रख दिया। मैं कोशिश करता कि आपके शहर वालों के लिए आपका दिल बदल दूं। उसकी आंखों के आगे सुल्तान सफदर का चेहरा था और जबलहान ने अपनी सारी जिंदगी में किसी इंसान के चेहरे से इतना हसद नहीं किया था। मेरे शहर के लोगों के लिए मेरा दिल क्यों बदलना है तुम्हें? क्योंकि आप उन्हें अपने मोरल से ज़्यादा चाहती हैं। इस वक्त यहाँ बैठकर जब आपको हमारे साथ हमदर्दी करनी चाहिए थी, आप उन लोगों के बारे में सोच रही हैं। मैंने अपना मुकाम, अपनी कुर्सी की शान की परवाह किए बगैर आपके जूते तक साफ कर दिए, क्योंकि ये नुकसान हमारी वजह से हुआ था। कोई मुकाम, कोई क्रेडिबिलिटी किसी की मलकियत से बड़ा नहीं होता। उस सफाई से बात बदल गया था। चाय लें प्लीज़। उससे अपना कप उसकी तरफ बढ़ाया। ज़ुखरुफ यूं ही बैठी रही, एक नज़र दरवाजे को देखा। तुम मुझे मेरे दोस्तों से दूर यहाँ इस कमरे में ले आए हो और अब तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे हाथों से चाय पी लूंगी। यकीनन तुमने इससे बेहोशी की दवा डाली होगी और तुम चाहते। मेरे जहन में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, अलबत्ता आपका आइडिया अच्छा है। पहले देती तो अमल करने के बारे में सोचा जा सकता था। उससे गोया अफसोस हुआ। ज़ुखरुफ को सदमा सा लगा। जबल गहरी सांस लेते हुए आगे को हुआ। देखिए हातून, इस वक्त मेरी वाहिद दिलचस्पी सिर्फ हमारा पैसा और हमारी ज़मीन है। अगर मेरी दिलचस्पी आप होती तो इस वक्त आपको मुझसे कोई बचा नहीं सकता है, खुद मैं भी नहीं। इससे बेहतर है कि हम बात करें।
मैं मर कर भी तुम्हारी इस तजवीज़ पे अमल नहीं करूँगी जबल खान, वो फुनकार कर बोली। मैं आपको सोचने का वक्त देता हूँ। वो उठा और साथ बाहर से किसी को आवाज़ दी तो लड़कियां भागी भागी चली आईं। निहायत एहतराम से खातून के हाथ दोबारा बांधो और उनके पास बैठो। बहराम उन्हें वापस लेने आ जाएगा। मुझे यहाँ तुम लाए हो, छोड़ने भी तुम ही जाओगे, मैं उस जंगली के साथ नहीं जाऊंगी। जबल खान दरवाजे की तरफ जाते जाते मुड़ा। ज़ुखरुफ अब दो लड़कियों के नरगे में थी। माजरत, मगर यहाँ आप मेरी हॉस्टेज हैं, मैं आपका नहीं। वो रुका, एक तेज नजर उन लड़कियों पे डाली जो उसके हाथों को पूरी तरह दबोची हुई थी। जरा नरमी से पेश आओ, लड़की है वो। उससे दोनों उर्दू को पश्तो में खुरका। साफ साफ उर्दू में बताओ ना, क्या कहा है? क्या मेरे सुन लेने का खौफ है? जबल खान अपनी जगह खड़ा उसे देखता रहा। मैंने इनसे कहा है जरा सख्ती से हाथ बांधे, हाथों के हाथ बहुत जलते हैं। ज़ुखरुफ ने कुछ कहने को मुंह खोला मगर वो जा चुका था। उसके हाथों पे रस्सियों की गिरफ्त महसूस हुई। उसे रोना आया, उसे बेख्तियार रोना आया। काश वो वक्त को पीछे ले जा सकती और उस आधे घंटे की मुलाकात पे लानत भेजती। काश, काश, काश। दहर के खुले बाब बंद करना इंसानों की बस की बात नहीं होती। 8 जनवरी, रात 1:30 बजे। तहखाना वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा वो छोड़ कर गई थी। बेराम उसे जंगलियों की तरह तकरीबन घसीट कर लाया और फर्श पे फेंक कर चला गया था। उसे जबल और बेराम के रवैये में वाज़ेह फ़र्क अब नजर आया था। उसे मर्द और अगवाकार का मतलब अब समझ आया था। आंखें उसकी तब फटी जब उससे उन चारों असीरों की हालत देखी। उसे सांस लेने में दिक्कत हुई। खून की उस बू में वो वाकई चंद पल के लिए सांस नहीं ले सकी थी। कुर्सियां टूटी पड़ी थीं और उसे यकीन था वो उन चारों लोगों के जिस्म पे ही तोड़ी गई होंगी। शादान बेहोश था, उसके माथे पे खून जम चुका था, नाक पे एक कट था और आंख के नीचे नील। उसका जिस्म शर्ट से खाली था और जिस्म पे भी उसी तरह के सुर्ख निशान। ज़ुखरुफ ने उसे कंधे से झंझोड़ा। सारी दुश्मनी, सारा अनाथ दूर जा सोया। वो शादान को इस हालत में नहीं देख सकती थी। उससे ज़रा फासले पर सब्रिज पड़ा था। वो गहरे लंबे सांस ले रहा था। आंखें अध खुली थीं। उसकी स्याह जैकेट दूर पड़ी थी मगर जिस्म पे शर्ट मौजूद थी, जगह जगह से फटी हुई, खून से गीली। कराने की आवाज़ से उससे यूं ही अपने खून को आगे घसीटा। हसन सुल्तान बामुश्किल दीवार से टेक लगाए हुए था। कनपट्टी से खून बह बह कर चेहरे पे जम गया था। गर्दन और चेहरे पे ढेर सारे नीले सुर्ख निशान पड़ गए थे। उसकी आंखों में ढेर सारा पानी भर गया। वजह जख्म नहीं थे, उसके पास उसे पलस्तर उधड़ा हुआ था। ज़ुखरुफ वक़ार अपनी जगह जामिद हो गई। उसके बाजू पे गोलियां लगी थीं और अभी भी उसके जख्म हरे थे। ये पलस्तर उधड़ना दोबारा गोलियां लगने के मुतरादिफ था। वो उसके सामने बैठी बेआवाज़ आंसू बहा दे रही। ये क्या है हसन? ये क्या है? कैसी जहन्नुम है ये? हमारा क्या कसूर है? हमने क्या किया है? उसके बस में होता तो वो अभी के अभी उसे ठीक कर देती। वो बस उसे देखकर रो सकती थी, उसके अलावा कुछ भी उसके बस में नहीं था। मैं ठीक हूँ ज़ुखरुफ, मैं ठीक हूँ। वो कराते हुए बामुश्किल बोल रहा था। शादान को देखो, सुल्तान को देखो। वो जैसे एक झटके से होश में आई। सुल्तान, वो कहाँ था? वो अपनी जगह से उठी और अपने सामने तहखाने के आखिरी कोने में उसे वो नजर आया। उससे करीब आकर बैठी। सफ़ेद हाईनेक स्वेटर ने उसके जिस्म के जख्म छुपा रखे थे मगर उन पे लगी सर्फ वो महसूस कर सकती थी। उन तीनों को देखकर उसके दिल में होक उठी थी मगर सुल्तान का एक एक जख्म उससे अपने दिल पे पड़ता महसूस हुआ। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसके सीने पे खोसा दे मारा हो। वो बेबसी से उसका चेहरा देखने लगी। नील, जख्म, फटा हुआ होंठ सब बाकियों जैसे थे मगर आंखें, उसकी आंखों में अजब बगावत थी। वो यकटक छत को देख रहा था। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि उससे कोई दर्द हुआ होगा, उसे कोई तकलीफ हुई होगी। अगर हुई थी भी तो वो उससे महारत से छुपा गया था। उसने तुमसे क्या कहा? उसकी आवाज़ बेलचक थी, अंदाज ठहरा हुआ, जुमले रवा। कोई बदतमीजी की? तुम्हें कुछ कहा? तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं सुल्तान? मैं क्या करूं? मैं कर भी क्या सकती हूँ? वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके सारे आंसू बासाहे सुल्तान की हथेली पर गिर रहे थे मगर वो जानता था ये आंसू कैसे उसके दिल पे भी गिर रहे थे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम ठीक हो? उससे गर्दन मोड़कर सुखरूख को देखना चाहा। सुखरूख ने गर्दन झुका दी। उसके रोने में रवानी आ गई थी। उसका सवार आसमा रही थी। यकदम उसकी नज़र सुल्तान की गर्दन पे दाईं तरफ पड़ी। उसका दिल धक से रह गया। वहाँ चाकू का जख्म था
اور اس سے خون رس رہا تھا، مگر اس کے ڈھیٹ پن کا یہ عالم تھا کہ اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تیش کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ سلطان نے کرا کر آنکھیں میچ لیں۔ وہ زخرف کو دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم میں سکت نہیں تھی کہ اٹھ کر اسے روک لیتا۔ زخرف واپس آؤ، وہ تمہیں نقصان دے سکتا ہے، فار گاڈ سیک ادھر آؤ زخرف۔ اس سے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز سب گئی۔ گردن میں ایسا درد اٹھا تھا کہ اللامان زخم تکلیف دینے لگا تھا۔ وہ آخری سیڑھی پہ کھڑی زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی۔ اس کے انداز میں جارحیت تھی، آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے، اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ جبل خان، دروازہ کھولو، گھٹیا انسان، باہر نکلو۔ اگر تمہارے اندر اتنی ہی غیرت ہے تو جا کر ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے تمہارا حق کھایا ہے۔ وہ دھڑا دھڑ دروازہ پیٹتے ہوئے گررا رہی تھی۔ جرت کیسے ہوئی تمہاری میرے دوستوں پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ اگر اتنی غیرت ہے تو کھولو ان کی رسیاں اور پھر مقابلہ کرو۔ دروازہ کھولو جبل خان، گھٹیا خبیث انسان، دروازہ کھولو۔ واپس آؤ زخرف، اسے مت بلاؤ، ادھر واپس آؤ۔ سلطان اب کی سختی سے اسے پکار رہا تھا مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی اور بس جبل اجلال خان کو آواز دے رہی تھی۔ اسی پل دروازہ کھلا۔ زخرف نے نہیں دیکھا سامنے کون ہے۔ اس سے ہاتھ گھمایا اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ جبل خان تھا۔ اس کے ساتھ آئے دو لوگوں نے آگے بڑھ کر ویسے ہی تھپڑ اس کے منہ پہ مارنا چاہا مگر جبل خان کے ہاتھ کے اشارے سے رک گئے۔ زخرف کا غصہ کسی طور کم نہ ہوتا تھا۔ غصہ تو اس وقت جبل کی آنکھوں میں بھی تھا۔ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ وہ اس وقت کسی کے بھی ٹکڑے کر سکتا تھا۔ وہ اس وقت کسی قہر سے کم نہیں لگتا تھا۔ کیا حالت کی ہے تم نے ان کی؟ انسان ہو یا حیوان، تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہم سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہو تم؟ چیخ چیخ کر اس کا حلق دکھ رہا تھا۔ آئندہ آپ کا ہاتھ میرے چہرے تک نہیں آنا چاہیے خاتون، ورنہ میں اس امر کو یقینی بناؤں گا کہ آپ کا ہاتھ چند دن کے لیے مفلوج رہے۔ وہ ایسے کاٹدار انداز سے بولا کہ زخرف کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے مگر وہ ڈٹ کر کھڑی تھی۔ جبل خان کی سر نسیں اس کے اندر تک گڑ رہی تھیں۔ اگر تم نے سلطان پہ دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو میں تمہارے منہ پہ دوبارہ ایسا تھپڑ ماروں گی۔ اگر تم نے میرا ہاتھ توڑ دیا تو میں تمہیں گالیاں بکوں گی۔ اگر تم نے اس سے انگلی اٹھائی اور اس کی سرخ آنکھوں کے سامنے لے آئی۔ دوبارہ سلطان صفدر پہ ہاتھ اٹھائے تو خدا کی قسم میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کیا ہو کہ میں سلطان صفدر کو ہی زندہ نہ چھوڑوں، یا پھر مجھے اجازت ہے کہ اسے چھوڑ کر باقی سب کو زندہ نہ چھوڑوں؟ اس سے کہتے ہوئے اسے کندھوں سے پکڑ اس سے ایک جھٹکے سے گھمایا اور اس کے ہاتھ اس کی پشت سے لگائے۔ وہ چھٹپٹائی مگر خود کو آزاد نہ کروا سکی۔ جبل کی گرفت مضبوط تھی۔ تم کسی کو کوئی نقصان نہیں دو گے۔ اگر تم نے دوبارہ میرے دوستوں پہ ہاتھ اٹھایا تو بہت برا ہوگا۔ جبل نے اپنے ساتھ آئے دو لوگوں کو آگے چلنے کا کہا۔ خود جیب سے ایک پتلی رسی برآمد کی اور بڑے ہی سکون سے اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پہ باندھنے لگا۔ وہ اسی لائق تھے، اسے یقین ہو گیا۔ ہاتھ مت باندھو میرے، میں کہتی ہوں ہاتھ مت باندھو میرے۔ اس سے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑوایا۔ وہ ہاتھ باندھ چکا تھا، سو گرپ ڈھیلی چھوڑ دی۔ سو سفید چہرے پہ انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ جبل اسے بازو سے پکڑے نیچے لے آیا۔ ہمارے ہاتھ باندھ کر ہم پہ ٹارچر کر کے خود کو بڑا سورما سمجھتے ہو، اور آپ خود کو کیا سمجھتی ہیں؟ میری جگہ پہ تھپڑ بہرام خان کو مارا ہوتا تو آج وہ آپ کو ایک بہت اچھا سبق دیتا۔ میں تمہارے اس پالتو سے ڈرتی نہیں، وہ اس لیے کہ ابھی میں نے اسے آپ پہ چھوڑا نہیں ہے۔ وہ آگے آیا، دو قدم مزید آگے۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں الاؤ تھک رہے تھے۔ جانوروں سے ڈرا کریں خاتون، کب کہاں کیوں کیسے کاٹ لیں علم بھی نہ ہوگا، اور زہر سے آپ کا جسم سبز پڑ جائے گا۔ وہ پیچھے ہوا۔ حسن اور صبری چپ چاپ انہیں دیکھتے رہے۔ تم خود کو جانور کہتے ہو؟ چھت سے آنکھیں لگائے سلطان صفدر کی روبوٹک آواز سے وہ مڑا۔ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ جانوروں کا بھی ایک وجود ہوتا ہے۔ تم برم ہو، بیکار، بے غیرت۔ جبل خان اس کے سامنے آ کر رکا، کیونکہ وہ اسے فرش پہ گرے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کا چہرہ اس کی بری آنکھوں میں جلتا تیش دیکھ سکتا تھا۔ تمہاری غیرت پہ تو پھر اشش کرنا چاہیے مجھے۔ ایک عورت کو جذباتی کر کے دروازہ کھولنے بھیج دیا۔ وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھا، افسوس سے اس کا چہرہ دیکھا۔ زخم اتنے گہرے تو نہیں تھے کہ تمہاری مردگانگی انہیں سہ نہ سکتی۔ سلطان ہنس پڑا، عجیب سرد کھوکھلی ہنسی۔ فرض کرو اگر اسے میں نے بھیجا بھی تھا تو تمہارے چہرے کے نشان یہ بتاتے ہیں کہ میرا فیصلہ درست تھا۔ وہ ہنسا گیا، زور زور سے کروٹ بدل بدل کر ہنسا رہا۔ ذہن میں کوئی اور الفاظ گونج رہے تھے۔ جب مقابل تیاری کے ساتھ آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی تیاری کرو۔ مقابلہ ہر بار جسم، طاقت، زور بازو کا نہیں ہوتا۔ کئی بار مقابلے
दिमाग, जज्बात और बर्दाश्त के होते हैं। हरीफ का जिस्मानी तौर पे मजबूत होना कई बार वक़्त खो देता है, और अगर किसी चीज़ की अहमियत रहती है तो वो है तहम्मुल, बर्दाश्त, मुश्किल मिजाजी। यारा जबल हाना, उससे बेराम की नकल उतारी। तुमसे तो एक औरत भी काबू ना हुआ, 4 मर्दों को कैसे झेलेगा तुम? वो हूबहू उसकी नकल उतारते हुए हंस रहा था। ये किसी को तैश दिलाने वाली हंसी थी। हंसना बंद करो। वो ठंडे लहजे में बोला, तीर निशाने पे लग रहा था। गुस्सा इंसान की अकल को दीमक की तरह चाट लेता है। अना पे होने वाला वार इंसान के सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देता है। गुस्सा तैश बनाए खेल बिगाड़ देता है, इंसान को उसके पैटर्न से हटा देता है। बड़े बड़े सुरमा जंगे इस वजह से नहीं हारते क्योंकि वो ताकत खो देते हैं, वो जंग इससे हारते हैं क्योंकि वो बर्दाश्त खो देते हैं। अपने कबीले के सरदार हो ना तुम? ये थप्पड़ वाला चेहरा लेकर जाओगे? खुदा की कसम, सरदारी तो क्या, चौकीदारी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। वो जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते उसे खांसी का दौरा पड़ा, मगर वो हंसता रहा। ज़ुखरुफ दम साधे उसे तक रही थी। मैंने कहा हंसना बंद करो सुल्तान सफ्दर। उसकी आवाज़ हड्डियां चटकाने जैसे सख्त थी। चेहरा सुर्ख हो रहा था, हाथ की नसें उभर कर बाहर आने लगी थी। मुकाबिल को अगर मात देनी है तो मेक देम लूज देयर पेशेंस। गुस्सा गालिब आएगा तो सिर्फ गर्दन की नसें सख्त नहीं होंगी, बल्कि तुम्हारे करीब की एक परफेक्ट प्लान को खींची रस्सी भी सख्त होगी, ज़रूरत से ज़्यादा सख्त। और ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा आने पे सिर्फ उसके हाथ नहीं लड़सेंगे, वो प्लान की सख्त रस्सी भी उस लरस से हाथ से छूट जाएगी। और यहाँ होगी तुम्हारी जीत, क्योंकि जहाँ गुस्सा आ जाए वहाँ खेल सिर्फ एक फरीक के हक में जाता है। वैसे एक बात बताओ। वो अपनी हथेली पे जोर देते हुए उठने लगा। साथ कराह जरा से जद्दोजहद के बाद वो उठ बैठा, दिलचस्पी से अपने सामने पंजों के बल बैठे जबल खान को देखा। सरदार बनाने के लिए तो कबीले के लोग इकट्ठे होते हैं ना, तुम्हें सरदार बनाने के लिए कौन से नामर्द इकट्ठे हुए थे? जबल का चेहरा एक लम्हे में सुर्ख हुआ, जबकि वो कहते हुए गर्दन पीछे फेंक कर एक बार फिर हंस पड़ा। उसकी आंखों से पानी बहने लगा। हंसना बंद करो। क्यों, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मारना चाहते हो मुझे? आओ मारो, या फिर नहीं है गैरत? गुस्सा आ रहा है जबल? हंसना बंद करो, तुम्हारी गर्दन से खून तेजी से बह रहा है। सुल्तान की हंसी लम्हे के 1000वें हिस्से में थम गई। हंसने और उसकी गर्दन की हरकत से उसका खून वाकई रवानी से बह रहा था। जबल अपनी जगह से उठा। तुम सियासत कर रहे थे मेरे साथ और मैं तुम्हें स्टडी। उसके अल्फाज चाबक की तरह सुल्तान के चेहरे पर लगे। तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही तुम्हें उस कैफे से उठाकर यहाँ लाया हूँ? 7 माह, पूरे 7 माह मैंने तुम्हें, तुम्हारे अंदाज, तुम्हारे पैटर्न को स्टडी किया है। तुम लोगों को मुझे जानते हुए 7 घंटे भी नहीं हुए होंगे, लेकिन मैं पूरे 7 माह से तुम्हारे एक एक अमल पे नजर रखे हुए हूँ। वो कुर्सी पे आकर बैठा, बड़ी फुर्सत और कमीनगी से सुल्तान और उसके साथियों को देखा। मैं होमवर्क करके आया हूँ। वो मुस्कुराया था, मगर कोई उसके साथ मुस्कुरा ना सका। हर एक अपनी अपनी जगह साकित था। अगर सुल्तान सफदर का दिमाग उस आदमी के सामने रदी था तो फिर वो बाकी लोग तो किसी खाते में नहीं आते थे।